दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू बायोप्सी। ये मॉडिफाइड रिंग सिंड्रोम होती है और वो प्लास्टिक, उसका एज जो रहता है प्लास्टिक का होता है, वाइट कलर का रहता है और ये सेम रहता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, ये बिवेल्ड एज रहता है, इसका जो है वो बाइफर्केटेड बिवेल्ड एज है और यहाँ पे आपका टिश्यू जो है वो फंस जाता है। तुम लोगों को ये बताओ, स्पेस बताओ क्या लिवर बायोप्सी का, पूछते नहीं है, नहीं चाहिए। आप लिवर परफेक्ट करते जाओगे, लिवर डलनेस जहाँ पे आती है आपको एंटीरियर इसमें मिड क्लैविकुलर लाइन में, उसके 2 या 3 इंटरकोस्टल स्पेस नीचे मिड एक्सिलरी लाइन में आप अंदर डालते हैं, ठीक है, दैट इज योर स्पेस। इंडिकेशंस लिवर बायोप्सी के किताब से पढ़ लेना, उसमें बहुत सारे हैं। तुम्हारा सिरोसिस है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं, लिम्फोमा है, मैलिग्नेंसीज हैं, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन आप बोल सकते हो हाइड्रेटेड सिस्ट, क्योंकि अगर आपने गलती से भी हाइड्रेटेड सिस्ट में डाल दिया, उसके कंटेंट्स लीक हो गए तो एनाफिलैक्सिस हो जाता है, तो इसीलिए आप नहीं डालते उसमें। इंडिकेशन हो गए, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए, तुम्हारा साइट हो गया। ये है तुम्हारा एलपी नीडल। पता नहीं 2-3 बच्चे पता नहीं क्यों इसका बोल रहे थे इंडिकेशन में, इसको प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरल टैप के लिए, इसे प्लूरल टैप के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी एग्जाम में पीयू में ही बोले हैं कुछ बच्चों ने। इसको एलपी नीडल बोलते हैं। एलपी के इंडिकेशंस कौन से हैं, मेनिंजाइटिस, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, एनकेफेलाइटिस, तुम्हारा सबएरेक्नोइड हेमरेज, मेनिंजिस्मस, ये तुम्हारे डायग्नोस्टिक। थेरेपेटिक में मेथोट्रेक्सेट या फिर थेरेपेटिक में, डायग्नोस्टिक में तुम ये भी बोल सकते हो कि जो तुम्हारी सेकेंडरीज होती हैं, अगर सीएनएस इन्फेक्शन कॉज कर रही हैं, वो मेटास्टैसिस अगर हो रहा है तो उसमें भी आप देख सकते हो। दूसरा ये डायग्नोस्टिक हो गया वो थेरेपेटिक में, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए, मेथोट्रेक्सेट जैसे सीएनएस ये देने के लिए, और तुम्हारा ना ये भी मॉनिटर करने के लिए, मेनिंजाइटिस में ड्रग लेवल मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये तुम्हारे इंडिकेशंस हो गए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, रेज आईसीडी, पैपिलेडिमा, रेज आईसीडी, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ यूजिंग दिस। वैसे कुछ लोग हम लोगों में बताते हैं, आप लोग तो यही बोलना कि रेज आईसीडी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप अगर रेज आईसीडी सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप है ना इसको इंसर्ट करो और जो स्टिलेट है वो एकदम से मत निकालो, हल्के निकालो, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलने के लिए ये नहीं बोलना, आप बोलना रेज पैपिलेडिमा, रेज आईसीडी इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। और दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, लोकल सेप्सिस या फिर ग्रॉस बोनी या स्पाइनल डिफॉर्मिटी। इंडिकेशन हो गया इसका। रेज आईसीटी में यूज़ करने से होता क्या है, अगर सडनली आपने रेज आईसीटी में हर्निएशन हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सेरेबेलर कोनिंग या फिर सेरेबेलर हर्निएशन सिंड्रोम। क्या होता है उसमें, सडनली ब्रैडिकार्डिया में जाएगा, एप्निया में जाएगा, इसीलिए हर बार एलपी करने से पहले आपको फंडस कराना चाहिए पैपिलोडिमा देखने के लिए, या फिर एमआरआई कराना चाहिए। और अभी पिछले ग्रुप में किसी ने बोला कि रेज आईसीटी को ट्रीट करने के लिए एलपी करते हैं, रेज आईसीटी को ट्रीट करने के लिए एलपी नहीं करते, आईसीटी को ट्रीट करने के लिए मैरिटॉल या 3% एनएसएल यूज करते हैं। ये क्या है, बोन मैरो नीडल, कौन सा, साला, ठीक है। साला जो है वो एस्पिरेशन नीडल होता है, और दूसरी जो है तुम्हारी जेंशली ट्रिफाइन नीडल होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका एस्पिरेशन नीडल जो होता है वो बोन मैरो कंटेंट को एस्पिरेट करता है, ट्रिफाइन जो है वो बोन मैरो का पीस भी लेता है, बोन का पीस भी लेता है, ठीक है। तुम्हारा साला हो गया, ये जमशेदी हो गया। साइट्स कौन से हैं, एलपी का साइट बताओ। L2 L3 बच्चों में करते हैं, L3 L4 L4 L5 अडल्ट्स में करते हैं, ठीक है। और ये इसका साइट, ये सब कुछ मत बोलो। 2 साल के कम के बच्चे में आपका ये जो तुम्हारा टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है उसके नीचे मीडियल एंड पे करते हैं। 2 साल से नीचे वाले बच्चों में, 2 साल से नीचे वाले बच्चों में एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया जस्ट बिलो द टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। और 2 साल से ऊपर में पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। अडल्ट्स में, स्टर्नम में, वर्टिब्रल स्पाइंस में सब में करते हैं, बच्चों में नहीं करते। 2 ही साइड्स हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन एंड anterior medial aspect of the tibia just below the tibial tuberosity, 2 ही साइड्स हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशन, ब्लीडिंग डायसिस, प्लेटलेट काउंट कम अगर है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। और बस आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछना चाहिए। एनीथिंग एल्स, ये ट्यूब्स बताओ, राइल्स ट्यूब है और ये है इन्फेंट फीडिंग ट्यूब,
ठीक है, कंफ्यूज मत हो, 2-3 किस्म के इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है। ये वाला इन्फेंट फीडिंग ट्यूब जो है इसमें सेरेशन मार्किंग्स नहीं है और इस वाले में मार्किंग है, तो डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ये इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है जो छोटा है और ये राइल्स ट्यूब है। इन्फेंट फीडिंग ट्यूब बच्चों में यूज़ करते हैं। बच्चों में कौन से बच्चे? इन्फेंट्स 1 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूनेट्स भी यूज़ करते हैं, इन्फेंट्स। और ये वाला तुम्हारा राइल्स ट्यूब है। इसका कुछ डाउट है? सर्जरी में तो बहुत बताते हैं सब है ना, ये ऐसे है। ठीक है, ये एंड होता है तुम्हारा ब्लंट एंड अंदर जाने के लिए होगा, और ये तुम्हारे सेरेशन है जहाँ से तुम्हारे अंदर जाएगा। ये तुम्हारा रेडियो पे एक लाइन है जो एक्सरे में पता चल जाती है। ये मार्किंग्स बताओ कहाँ कहाँ आती है? इसमें ना एक मार्किंग नहीं दी है। 45 जो है वो कार्डियक ओरिफाइस ऑफ द स्टमक, ठीक है, उसे इसोफेज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हो। और 50 जो है वो फंडस पे रहता है, 60 जो है वो पाइलोरस पे रहता है, और 70 फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तक नहीं जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट कैसे करते हो, मेजर कैसे करते हो? टिप ऑफ द नोज टू ट्रेगस टू इधर एपिस्टर्नम या फिर एपिगैस्ट्रम और अम्बिलिकल का मिड पार्ट, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। कुछ लोग एपिगैस्ट्रम बोलते हैं और कुछ लोग एपिगैस्ट्रम और अम्बिलिकल्स के मिड पॉइंट पे। ठीक है, चाहे न्यूनेट है, चाहे बच्चा है, चाहे अडल्ट है, तीनों में मेजरमेंट का सेम तरीका है। इन्फेंट फीडिंग ट्यूब का भी सेम तरीका है, राइल्स ट्यूब का भी सेम तरीका है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, टिप ऑफ द नोज टू द ट्रेगस टू द एपिगैस्ट्रम और द मिड पॉइंट बिटवीन एपिगैस्ट्रम एंड अम्बिलिकस। इसको ये पेट में है, कैसे पता चलेगा? एस पुश करके दोगे, एपिगैस्ट्रम में सुनोगे गर्गलिंग साउंड आएगी। एस्पिरेट करके देखो, कंटेंट्स आएंगे। बाइल या फिर ग्रीनिश एस्पिरेट आ रहा है, मतलब आप ड्यूडेनम में आओगे, उसको बाहर निकालो। ट्रेकिया में कैसे पता चलेगा? कांस्टेंट कफिंग होगी, कोई एस्पिरेट बाहर नहीं निकलेगा। एंड बस, और ये बता देती हूँ मैं, बाकी तो दोनों का डिफरेंट है। फिल्टर है तो पता चल जाता है। इसको कहते क्या है? तुमको ड्रॉप फैक्टर बताऊं क्या? माइक्रो ड्रिप सेट में 1 मिनट में 60 ड्रॉप्स जाते हैं, आईवी सेट में 1 मिनट में 20 ड्रॉप्स जाते हैं, ब्लड सेट में 1 मिनट में 10 ड्रॉप्स। 60, 20, 10 लिख लो। माइक्रो ड्रिप सेट यहाँ पे नहीं है, 60 ड्रॉप्स पर मिनट या फिर 60 ड्रॉप्स पर ml 60 ड्रॉप्स पर ml ml। आईवी सेट 20, बीटी सेट 10, उसे ड्रॉप फैक्टर। आई थिंक तुम लोगों को बहुत ज़्यादा बता दिया। और तो कुछ और है जो तुमको पूछते हैं? अब ये इंसुलिन सिरिंज मत पूछना मुझसे, इसका तुम खुद ही देख लेना क्या है। वो लीवर वाली नीडल के 3 पार्ट है क्या? वो बुक पे 3 पार्ट लिखे हैं। लीवर में आपसे क्या? 3 में नीडल में तो 2 ही पार्ट है, बुक पे 3। बोन मैरो के इसमें दिया हुआ है 3 पार्ट, लेकिन इसमें नहीं है। ये दिया हुआ है तुम्हारा, ये निडल है, ये स्टिलेट है और एक गार्ड है। इसमें गार्ड नहीं है, वो गार्ड जो तो एडजस्ट करने के लिए देते हैं। ये तुम्हारा निडल है, ये स्टिलेट है। ठीक है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, 2 चीज़ें हैं। ये मैम एक में लगा के रखा हुआ है, एक ऐसे ही अलग से। ये सॉलिड स्टिलेट है तुम्हारा, ये इनर स्प्लिट निडल है, आउटर हॉलो निडल नहीं है भैया। इसमें क्या है मुझे नहीं पता, ये कहाँ से आया पता नहीं। इसमें तो 2 ही पार्ट्स हैं, ये तुम्हारा आउटर स्प्लिट, ये इनर स्प्लिट निडल। लैरिंगोस्कोप डाल के देख लो भैया, वो सब लोग पूछ रहे हैं।